विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग चैप्टर ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों अगर हो सके पेन और कॉपी लेके भी आप बैठ सकते हो, फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा और बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा, आपको वो सब लिखते जाना है, ठीक है। और एल्स पीडीएफ भी मिलेगा, वहां से भी आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जीआईएफ है, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सबसे पहले जो मिरर फॉर्मूला होता है वहां से न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। 100% एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में सिर्फ मिरर फॉर्मूला याद होने से काम नहीं चलता है, आपको साथ ही साथ साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स मिरर है तो वहां पे मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f है इसका फोकल लेंथ, है ना। तो दो टाइप के मिरर्स आप पढ़ते हो बच्चों, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा कोई मिरर लिया तो दिस इज नोन एज कॉन्केव मिरर, और ये वाला जो मिरर होता है वो आपका कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अगर आप दोनों में पैरेलल रेज को इंसिडेंट करोगे तो यहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रेज यहां से गुजरती हैं विच इज नोन एज द फोकल लेंथ। और यहां पे क्या होगा, रेज अगर पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाती हैं और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। इनका जो आप प्रोजेक्शन लोगे वो यहां पे आता है, आपका फोकस होता हुआ दिखता है, तो यहां पे ये है फोकल लेंथ। तो हम कहते हैं कि ये इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा राइट की तरफ, यहां पे भी राइट की तरफ पॉजिटिव होगा। सबको साइन कन्वेंशन आता है क्या? ध्यान से सुन लो एक बार, है ना। तो ये राइट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी राइट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है। और अगर आप फोकल लेंथ का साइन देखेंगे तो इस कॉन्केव मिरर में ये नेगेटिव होता है, राइट एवरीवन, क्योंकि पीछे की तरफ बन रहा है फोकस, है ना। ये पीछे की तरफ है तो नेगेटिव होता है, समझ आ रहा है क्या? कॉन्केव में नेगेटिव होता है। और अगर आप कॉन्वेक्स में देखेंगे यही चीज, तो फोकल लेंथ इस तरफ है विच इज सेम एज द साइन कन्वेंशन राइट की तरफ, तो यहां पे पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? राइट यू इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, एनर्जी दिखाओ यार थोड़ा, कम ऑन। समझ आया, है ना, सिंपल है, प्लस और माइनस से आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। चलिए ऑल्सो आपको v और u का साइन भी देखना पड़ेगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहां पे इमेज रखी है, उसके बेसिस पे आप प्लस और माइनस डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आप प्लस और माइनस में मिस्टेक कर बैठोगे तो ब्लंडर हो जाएगा और आपका आंसर कभी भी सही आने वाला नहीं है मिरर में, ठीक है। तो प्लीज साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है -v/u। आपको मैं एक और चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ये फॉर्मूला मिरर का है, अगर यही फॉर्मूला आप लेंस में देखेंगे तो ये बन जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। यानी कि ये जो प्लस है मिरर में वो लेंस में जाके माइनस बन जाता है। और वैसे ही अगर आप मैग्निफिकेशन देखेंगे तो मिरर में मैग्निफिकेशन है -v/u, जबकि लेंस में ये बन जाएगा जस्ट v/u, राइट। तो प्लस और माइनस का खेल है, बस यहां पे माइनस आ जाता है, यहां पे प्लस आ जाता है, लेंस का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आउट ऑफ 70 चाहिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए हमें। ये बच्चों केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा होगा। और मैं एक भविष्यवाणी कर देता हूं यहां पे, यहां से एक 1 मार्कर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको सारे केसेस पता होने चाहिए, कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां पे इमेज बनती है, और 1 मार्क में बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आ सकता है, राइट एवरीवन। ले लिया क्या आपने स्क्रीनशॉट? मेरे साथ ले लो यार स्क्रीनशॉट। चलो मैं स्माइल भी कर देता हूं, है ना। यस एवरीवन, कम ऑन, ले लिया सभी ने? चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रहेगा आपको कि गौरव सर ने पढ़ाया था आपको कभी, है ना, ये चीज। और बच्चों पता है आपको इनफाइनाइट पे इमेज ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज बनता है फोकस पे, ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ मस्त पोज मारा ना, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़े, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से पढ़ के याद कर लेते हैं, ठीक है। सेल्फी मैंने ले ली, अच्छा ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ज्यादातर सभी केसेस में आपको रियल इमेज मिलता है। देखो तो कौन सा मिरर आपको ऑलमोस्ट ऑल केसेस में रियल इमेज देता है, ये है आपका कॉन्केव मिरर। सिर्फ एक केस में आपको वर्चुअल मिलता है, जब आप ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तभी आपको इमेज वर्चुअल मिलती है, ये कॉन्केव मिरर था। अगर बात की जाए कॉन्वेक्स मिरर की, ये तो चलो ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलती है। देखो ध्यान से,
कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और हमेशा स्मॉल साइज की इमेज मिलती है, या तो वेरी स्मॉल या तो स्मॉल, ठीक है। इसमें आप लार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज आपको यहां पे नहीं मिलता है, ठीक है। स्मॉल साइज की इमेज मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी यूज करते हैं। तो आप रियर व्यू मिरर में जब पीछे एक आता हुआ ट्रक देखेंगे तो ट्रक आपको इतना छोटू सा दिखाई देता है, कभी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो यहां पे आपको हमेशा स्मॉल साइज की इमेज मिल जाती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। राइट एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर है। स्नेल अंकल का लॉ जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 होता है ना। और μ1 और μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। आपको पता है अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रेज जा रही हैं तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती हैं। एक एंगल आता है इंसिडेंस एंगल, जिस एंगल पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे हो जाती है टेंजेंट टू द सरफेस, है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin IC इज इक्वल टू μr अपॉन μd। याद रख लीजिएगा इसे। μr का मतलब होता है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μd, ठीक है। अगर आपके इंसिडेंस एंगल की वैल्यू C से ज्यादा होती है, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, तो क्या होता है एवरीवन, TIR हो जाता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ा दें तो ये रे अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाती है। ये हम लोग कहां पे यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, हम इसको ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो रेज पास होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो अंदर ही रहती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती हैं और फाइनली आपको जहां पे सिग्नल चाहिए वहां से आप सिग्नल ले लेते हो, ठीक है। ऐसे आपका इंटरनेट काम करता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे। राइट एवरीवन, सिंपल है, ठीक है। तो C से ज्यादा होनी चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, तभी आपको मिलेगा TIR। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, सिंपल कंसेप्ट था। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, मतलब यहां पे मैं आपको लिटरली एक 3 मार्कर क्वेश्चन लीक कर रहा हूं, ठीक है। 3 मार्कर क्वेश्चन में यहां से एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। आपको एक स्फेरिकल सरफेस दे दिया जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे और बोलेंगे यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है। तो आपको बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट इसके पोल से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दैट डिस्टेंस इज u, तो आपको बताना है इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। आसान होता है बट यहां से न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। आप सभी को पता है कि इस बार से 5 मार्कर के सिर्फ 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो डेरिवेशंस थोड़ा सा कम आएगा, न्यूमेरिकल्स के जो क्वांटिटी वो बढ़ सकती है ना। तो यहां से आप एक न्यूमेरिकल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों, और फॉर्मूला ये है μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। क्लियर है क्या नमूनों? सब लोग देख लो एक बार फॉर्मूला, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। आपको ऑलरेडी पता है μ1 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 यहां का है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, और v और u आपको ऑलरेडी पता है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाए, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रेज अगर राइट की तरफ जा रही हैं तो राइटवर्ड्स इज टेकन एज पॉजिटिव। सब लोग एक बार बताओ मुझे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो आप u नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? चलिए बताइए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो मैं u की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दे दूं, तो आप बताओ मुझे कि u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कम ऑन एवरीवन, यस, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ मुझे फटाफट। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा नमूनों, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ये देखो, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। ये किसने बताया? कौन लिख के गया था कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा? ये साइन कन्वेंशन है। कैसे है साइन कन्वेंशन? क्योंकि इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में भी इंसिडेंट रेज जाती हैं उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और नमूना ऑब्जेक्ट यहां पे है और ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से देखा जाता है। ये हमारा पोल है। पोल से पूछो बेटा ऑब्जेक्ट किधर है, वो बताएगा मेरी तो लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट तो हमारा नेगेटिव होता है। गॉट इट? प्लस माइनस में मिस्टेक मतलब ब्लंडर मतलब पाप। पाप होगा तो गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, टिकट करानी पड़ेगी। कहां की? वाराणसी की या फिर हरिद्वार की। गॉट इट एवरीवन? सिंपल है ना। चलिए बहुत बढ़िया, साइन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा बताओ यहां पे r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? चलो एक और चीज पूछ लेते हैं। ये जो r की वैल्यू आप लेंगे, क्या वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? r विल बी पॉजिटिव, ठीक है।
आर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, वो इस तरफ है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका यहां पे वैल्यू ऑफ आर विल बी पॉजिटिव। अगर ये सरफेस ऐसा होता, अगर ऐसा आपको सरफेस दे देंगे स्फेरिकल सरफेस, तब आर की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि इस तरफ आ जाएगा, है ना। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे मैंने ज्यादा टाइम लिया था, ध्यान देना, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है। चलिए लेंस पे आ जाते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत आसान है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो μ2 होता है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और μ1 जो होता है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर आप किसी और मीडियम में लेंस को लेके जाते हैं तो फोकल लेंथ इसका चेंज हो जाता है, राइट एवरीवन। तो ये फॉर्मूला देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय 1 अपॉन f, है ना, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, बहुत बढ़िया। और अगर बहुत सारे लेंसेस का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 एंड सो ऑन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हो वैसा कुछ। एंड ऑल्सो अगर आप पावर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो देखो 1 अपॉन f को आप p लिख सकते हैं, तो ये p हो गया, ये p1 p2 p3 एंड सो ऑन, राइट एवरीवन। सिंपल है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने लिया तो इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और अगर आपने कॉनकेव लेंथ लिया तो इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, जैसा कि मिरर में भी होता था, ठीक है। यस एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या चीज है, अब ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म से भी न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड हैं, और आज मेंटी में एक मैं क्वेश्चन लीक कर रहा हूं, प्रिज्म का न्यूमेरिकल आ सकता है भाई मेंटी में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए देखते हैं प्रिज्म में क्या क्या होता है। देखो सो ये कहलाता है हमारा इंसिडेंट रे, है ना। अरे ये बोल के आगे आ गया, ये तो रुक जाओ, पीछे चलते हैं एक बार ठीक है। तो ये देखो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे का एंगल आई लिखते हैं हम नॉर्मल के साथ, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे इधर चली गई, और ये है एंगल आर, स्मॉल आर, ठीक है। यहां पे फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा और रे यहां से बाहर चली जाएगी। मैं आपको फटाफट से एक बार चीजें समझा देता हूं। इसको हम R1 लिख लेते हैं और इसको हम R2 लिख लेते हैं, और ये E है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। पहला फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो होता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वाला R1 ये वाला R2 और A, ये A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। सिंपल रेक्टेंगल का फॉर्मूला कर मतलब टोटल एंगल से कर लेते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, देखो एक्चुअल में इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ये ऐसे निकल ली होती अगर यहां पे कोई प्रिज्म नहीं होता, बट फाइनली क्या हुआ, ये रे ऐसे गई है ना। तो यहां से यहां तक का एंगल, ये वाला एंगल कहलाता है डेल्टा। डेल्टा इज नोन एज डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A, है ना। सो बेसिकली आपको यहां पे एक बार फॉर्मूले सारे दिख जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। क्लियर है क्या, फटाफट देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आया ना, समझ में आया ना मुनो, सिंपल है ना, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। कितना समझ में आया वो मेंटी में पता चलेगा, है ना। तो आज कौन कौन दवाई लेके आया है डेमोक्रेसी के लिए? डेमोक्रेसी को आज दवाई कौन खिला रहा है? मुझे आज बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ठीक है। क्विज में मेंटी में 2 तारीख को एग्जाम है, आज कोई कंफ्यूजन नहीं चलेगा लेके आए आप लोग दवाई, उसको बिल्कुल अच्छे से सुला देना है, ठीक है। तो 12 बज चुके हैं दिन के, लेकिन वो जगना नहीं चाहिए आज बिल्कुल भी, ठीक है। उसको दोपहर का ऐसा नैप दो कि वो सीधा 3-4 घंटे बाद उठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज है, जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये ग्राफ आता है एवरीवन। तो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ये सभी ने अपने अपने स्कूल में किया होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट कराते हैं, है ना। बहुत ही फर्जी स्कूल है तो नहीं कराया होगा, बट हाँ कराते हैं आपको स्कूल में ये वाला एक्सपेरिमेंट, है ना। चलो खैर, तो ये डेल्टा और आई का ऐसा ग्राफ होता है। आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है, और डेल्टा की वैल्यू मिनिमम जब होती है तो उसका एक कंडीशन होता है I इज इक्वल टू E। 1 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यहां से, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन नमूनों यहां से आ सकते हैं। कब होता है डेल्टा मिनिमम? डेल्टा मिनिमम तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाए, और उस डेल्टा मिनिमम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2।
दिखता डिफिकल्ट है फॉर्मूला बट है बहुत ही ज्यादा आसान। देखिए एवरीवन, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 फॉर्मूला यूज करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा मिनिमम। गॉट इट एवरीवन, राइट? तगड़ा वाला हाइपर मेडिसिन लिया है। आई होप आज डेमोक्रेसी सो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, कल प्रतीक्षा ने काफी हेल्प करी थी उसको सुलाने में, आज भी शायद ऐसा कुछ हो जाए। चलिए फाइन, आगे बढ़ते हैं। थिन प्रिज्म, जब प्रिज्म को खाना पीना नहीं दिया जाए और वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाए तो हम उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो उसको हम थिन प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है? अगर एंगल बहुत छोटा है तो यहां पे डेविएशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डेविएशन इज गिवन बाय a इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है? जहां पे a जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, 15 डिग्री से कम हो तो थिन प्रिज्म मान लिया जाता है। a इंटू म्यू माइनस 1 इज द फॉर्मूला, राइट एवरीवन? सिंपल है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चाहिए तो आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया था शुरू में, है ना? ये वाला एनिमेशन एक बार मैंने आपको दिखाया था, देखो फिर से दिखा देता हूं, ये वाला। सो यहां पे आप देखेंगे कि व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया गया है प्रिज्म पे, बट सारी लाइट की जो अलग अलग कलर है विबग्योर, वो अलग अलग हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक कॉशीज फॉर्मूला है जो कि ये बताता है हमें कि किसी भी लाइट के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का वो अलग अलग होता है हर कलर की लाइट के लिए, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। दे आर इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, ठीक है? सो वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और अभी अभी ये फॉर्मूला देखा है डेल्टा का, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन कम होगा, राइट एवरीवन? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल है डेल्टा, यानी कि डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब कि डेल्टा कम, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड का, तो सबसे कम डेविएट होता है रेड। अब उल्टा सोच के देखो, वॉयलेट के लिए वेवलेंथ मिनिमम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा मतलब डेविएशन मैक्सिमम होगा, इसलिए वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो जाती है। गेटिंग इट एवरीवन, है ना? तो सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड वाला। सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है? वॉयलेट कलर, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई यू सी दिस ब्यूटीफुल पैटर्न, इसको हम डेविएशन कह देते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, मतलब डिस्पर्जन कह देते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप सभी को पता है, एक छोटा सा लेंस ले लो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाता है, वो मैग्नीफाई कर सकते हैं आप चीजों को। यहाँ पे इसमें दो कंडीशंस होती हैं, मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं। अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से, यानी कि आप इमेज फॉर्म कराते हो इनफाइनाइट पे, तो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का d/f। d इज द डिस्टेंस ऑफ लाइट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना? तो d/f इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। कौन बताएगा मुझे अगर इमेज हम d पे फॉर्म करते हैं तो क्या मैग्निफिकेशन होता है? राइट डाउन द फॉर्मूला, चेक करते हैं कितने लोगों को यह पता है, बताइए। अगर d पे इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्मेशन हुआ तो d/f है, अगर d पे होगा तो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? साक्षी इज करेक्ट, ऋषिकेश इज करेक्ट, कमल इज करेक्ट, वेरी नाइस एवरीवन। 1 + d/f, क्या बात है, बहुत कम लोगों को पता था ये फॉर्मूला, है ना? रिवीजन नहीं हो रहा है अच्छे से। हाँ, 1 + d/f, बहुत बढ़िया, एक से ज्यादा हो जाता है ना? तो 1 + d/f अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनाया तो। फिर आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आईपीस जो है हमारा वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, तो क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है और जो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज सेम एज द सिंपल माइक्रोस्कोप जो हम पिछली बार देख चुके हैं। तो देखो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। अगर इसमें आप नॉर्मल एडजस्टमेंट करोगे तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? d/f। और अगर आप d डिस्टेंस पे इमेज चाहते हो तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 + d/f। तो ये जो पार्ट आपको यहां पे दिख रहा है इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, ये वाला पार्ट आईपीस का मैग्निफिकेशन है, इसको हम me भी बोल लेते हैं। टोटल मैग्निफिकेशन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आता है वो होता है m ऑब्जेक्टिव इंटू me, ठीक है? ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इंटू आईपीस का मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, L/f0 होता है। इसको ऐसा भी लिखते हैं आप, V0/U0। देखो ऑब्जेक्टिव है, V0 डिस्टेंस पे इमेज बनाया इसने, U0 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। और अभी अभी आपको सिखाया गया था मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस इज गिवन बाय V/U।
सिखाया था नहीं सिखाया था बताओ? मिरर में बताया था ना माइनस वी बाई यू होता है, जबकि लेंस में वी बाई यू हो जाता है। तो दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू आई पीस का मैग्निफिकेशन डी अपॉन एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और अगर डी डिस्टेंस पे इमेज बनाना है तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, हो गया, खत्म है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना? तो ये भी आप न्यूमेरिकल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर बार आता है। इस v अपॉन यू नॉट को ही एक अलग फॉर्म में, L के फॉर्म में, जहां पे L होता है ट्यूब लेंथ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, माइनस L अपॉन एफ नॉट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। एसी का कल रिवाइज हो चुका है बच्चों, है ना? एसी वी हैव रिवाइज्ड यस्टरडे। मेंटी अभी करते हैं, डोंट वरी। टेलीस्कोप बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल आएगा यहां से। ध्यान से देख लो, बहुत प्यार से देख लो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर अ टेलीस्कोप। यहां पे आपको 3 मार्कर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इज माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। तो पहला वाला जो फॉर्मूला यहां पे लिखा है दैट इज फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, और अगर आप डी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज एट डी, है ना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए 1 प्लस एफ ई अपॉन डी इंटू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। समझ आ रहा है? चलिए बताइए, ये सब फॉर्मूले आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? देखो एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे आपको ना पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार ये सर ने सैटरडे वाली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में ये सारे फॉर्मूले कराए थे, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा अभी, है ना? अभी कर लो बच्चों, उनको याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार का जो पैटर्न है ना सीबीएसई का, वो समझना बहुत जरूरी है एवरीवन। अभी तक जो सीबीएसई का एग्जाम होता था उसमें जनरली आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख के और डेरिवेशंस लिख के ही मार्क्स मिलते थे, लेकिन क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, कोई माइका लाल आपसे डेरिवेशन नहीं पूछ सकता है ना? 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस हैं, नहीं पूछ सकते कोई आपसे डेरिवेशन वहां पे। इवन 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस हैं, वहां पे भी बड़े डेरिवेशंस नहीं आएंगे। तो फिर आएगा क्या? छोटे छोटे डेफिनेशंस आएंगे, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल नीट की तरह से इनलाइन कर दिया दोनों पेपर्स को। बोर्ड्स में भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मेरे इस सेशन का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप किसी भी फॉर्मूला को वहां पे मिस ना करके आए। अगर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आया है आपसे, वो हो जाना चाहिए। ठीक है, यस एवरीवन। सो लिटरली यार हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट? ऑल द टीचर्स हियर, मतलब मैंने मैराथन लिया था परसों, 5 घंटे का सेशन था वो, मैंने सूरी सर ने, हेमंत सर ने मिलकर लिया था। फिर कल रात को मैंने आपके साथ 2 घंटे का सेशन लिया है, पूरी एनसीईआरटी पार्ट 1 को रिवाइज किया है। अभी फिर से हम आ गए हैं एनसीईआरटी पार्ट 2 को रिवाइज कर रहे हैं, है ना? हमें क्या चाहिए आपसे? सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, राइट? वी आर रेडी टू स्टैंड हियर फॉर 24 आवर्स, अगर आप हमें अपना सपोर्ट और लव देते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो दैट्स वाई बच्चों, थोड़ा सा और रुक जाओ, इसके तुरंत बाद हम लोग मेंटी करने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, करेंगे मेंटी। फॉर्मूला तो याद रहे हमें, ठीक है? चलिए आ जाते हैं। तो नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में क्यों आया? क्योंकि आपको इन्वर्टेड इमेज मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आपको इमेज जो है वो उल्टा होके दिखाई देता है, दैट इज वाई यू सी अ नेगेटिव साइन हियर। ओके एवरीवन, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर नेगेटिव साइन क्यों आया? इन्वर्टेड इमेज मिलती है इसलिए आपको यहाँ पे मिलता है नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे एवरीवन, लेट्स मूव अहेड, है ना? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब देखो वेव ऑप्टिक्स इस एनिमेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो सेंटी हो जाएंगे, सही है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक वेव फ्रंट है जो ऐसे मूव करती हुई आ रही है। यहाँ पे 2 स्लिट्स जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये 2 स्लिट्स हैं। यहां से 2 वेव फ्रंट बनते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, और यहां पे आपको देखो स्क्रीन पे फाइनली मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बहुत सारे एनिमेशंस पहले भी दिखाए हैं। वाटर में 2 ऑसिलेशन करने वाला है ना, सिमिलर है ये भी। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे 2 मार्कर में जो एक्सपेक्टेड है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, प्लेनर वेव फ्रंट होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको कब मिलता है? जब आप एक पॉइंट चार्ज लेते हो सेंटर पे। पॉइंट चार्ज लिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है।
सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है जब आप एक लाइन चार्ज लेते हो। देखो ये लाइन चार्ज नहीं, लाइट सोर्स कहना चाहिए, है ना। मैं इक्विपोटेंशियल भी आपको पढ़ा देता हूं यहीं से, इसलिए कई बार चार्ज निकल आता है मुंह से, बट हाँ ये लाइन सोर्स लिया तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। अगर लाइट जो है वो पैरेलल बीम उसकी ऐसे ट्रैवल कर रही है तो आपको प्लेनर वेव फ्रंट मिल जाता है। और वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या है? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग विथ सेम फेज। ठीक है, सेम फेज में अगर सारे पॉइंट्स ऑसिलेट करते हैं तो हम उसको एक बार क्या बोलते हैं? उसको हम वेव फ्रंट बोल लेते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगन्स प्रिंसिपल का कहना है कि अगर आप एक वेव फ्रंट ले लो, मान लीजिए ये आपका एक वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट पे कोई सा भी पॉइंट अगर आपने कंसीडर किया तो वो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करता है ना, सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। तो ऐसे सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकलती हैं। ठीक है, तो देखो एक वेव फ्रंट लिया, कोई सा भी पॉइंट ले लो, सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकल रही हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका फॉर्मूला है फॉर द इंटरफेरेंस ए नेट निकालने का, है ना। तो ए नेट का स्क्वायर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, और i रिजल्टेंट होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi। ये सभी को फॉर्मूला याद है क्या? पता होना चाहिए। ठीक है, ये आता कहां से है? वेक्टर्स से आता है, नथिंग एल्स, वहीं का है। ठीक है, चलिए एवरीवन, वेरी नाइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सुन लो एक बार ध्यान से। सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यू हैव टू गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लूंगा और ध्यान से देखते जाना सब लोग। ठीक है, सो देखते जाइए एक बार। सो इंटेंसिटी नेट का फॉर्मूला जो हमने अभी अभी देखा वो ये है, नेट इंटेंसिटी इज गिवन बाय i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi, राइट एवरीवन। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब cos phi की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। cos phi की वैल्यू 1 कब होती है? आप सभी को बताइए cos phi की वैल्यू 1 कब होती है? जब phi की वैल्यू पहले तो 0 हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 पे ही होती है ये। अगर आप phi की वैल्यू 2n पाई लिखें तो आपको हर वैल्यू पे, हर n की वैल्यू पे phi की वैल्यू 1 मिल जाती है ना। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 0 तो phi इक्वल टू 0 मिलेगा, तो cos phi 1 होता है ना। थीटा 0 cos थीटा 1 होता है। अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 2 पाई बन जाएगा, तो अगेन cos 2 पाई इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो 2n पाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इट। अगर आप ऐसा करें तो आपको यहां पे 1 लिखना पड़ेगा cos phi की जगह। फॉर्मूला बनेगा I max का ये वाला, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो याद रखना मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर i1 और i2 को आप इक्वल ले लें, I0 के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? रूट I0 प्लस रूट I0, यानी कि 2 रूट I0। 2 रूट I0 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 I0। तो अगर दोनों इंटेंसिटीज इक्वल हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटीज का फॉर्मूला क्या होता है? 4 I0। अगर दोनों अलग अलग हैं तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है, राइट एवरीवन। स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए ले लीजिए एक बार। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं, cos phi इक्वल टू -1। अच्छा, यहां पे कितने लोगों को डाउट आता है कि सर कई बार बुक में 2n - 1 लिखा होता है इंटू पाई, कई बार यहाँ पे +1 लिखा होता है। किसी को ये डाउट आता है क्या? यस, किसी को डाउट है 2n + 1 कब लेना होता है, 2n - 1 कब लेना होता है? आता है ये डाउट, है ना। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। n की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। हो सकता है आप n की वैल्यू लेना ऐसे शुरू करें, n तो सिंपल इंटीजर लेते हैं आप, है ना। तो कई लोग 0 1 2 ऐसे शुरू करते हैं n की वैल्यूज लेना। तो अगर आप 0 1 2 3 ऐसे ले रहे हो तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है 2n + 1 × पाई। बट कई बुक्स में n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं। तो अगर 1 2 3 4 से आप ले रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। तो देखो अगर ये वाला 0 लेना है आपको तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, 0 रखेंगे तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा पाई का, ये 0 हो गया, सिर्फ पाई मिलेगा, क्या पाई मिल गया। अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं तो n की वैल्यू 1 रखिए इस फॉर्मूले में, n = 1 रखेंगे तो 2 - 1 पाई ही मिलेगा। समझ आ रहा है एवरीवन? तो अगर आप n की वैल्यू 0 से शुरू करना चाहते हैं तो आप यहां पे 2n + 1 लिखना, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखना 2n - 1, दोनों ही सही है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया।
अब मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी जब I1 I2 इक्वल हो जाए तो ये 0 बन जाती है। समझ आ रहा है एवरीवन? क्लियर? राइट? चलिए बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। पाथ डिफरेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। सो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन है एवरीवन, है ना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमा के केस में डेल्टा फाई 2n पाई होता है। जब आप यहां पे 2n पाई लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स को, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, आपको n इंटू लैम्डा मिल जाएगा। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाए, n इंटू लैम्डा। अब अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, 0। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस मिलेगा लैम्डा। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा। 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सो ऑन। इस हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। ये लोग बन गई मैक्सिमा की कंडीशन। बच्चों ये जो चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये YDSC है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज अगेन एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंडीशन आपसे पूछते हैं कि बताओ फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू गेट अ मैक्सिमा, कितनी होनी चाहिए, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, n लैम्डा है। राइट यो इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट इट। कम ऑन, एनर्जी डाउन मत होने दो बिल्कुल यार, अभी अभी आपका एग्जाम है और YDSC आएगा आपके पेपर में, है ना। ऐसे लिखना है इसको अच्छे से, ठीक है। पहले आपको बताना है आई नेट का फॉर्मूला ये होता है, फाई का वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव समझाना पड़ेगा। यो गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया। डिस्ट्रक्टिव में आ जाते हैं। अच्छा देखो, अगर 2n+1 वाला फॉर्मूला यूज किया है तो n को आप कहां से लेना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो सॉरी 0 से सॉरी, है ना। तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे आप। तो देखो यहां पे डेल्टा x का फॉर्मूला होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहले मिनिमा की कंडीशन आएगी। n 0 रखते ही पहला मिनिमा कहां पे मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पे। दिख रहा है सभी को, ये 0 हो गया, लैम्डा बाई 2। दूसरा मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे। n इक्वल टू 1 रखा तो 2 + 1 3, यानी कि 3/2 लैम्डा। समझ आ रहा है एवरीवन? सो पहला मिनिमा कहां पे मिलता है, लैम्डा बाई 2 पे। दूसरा मिनिमा मिलता है 3 लैम्डा बाई 2 पे। तीसरा मिनिमा कब मिलेगा, जब यहां पे आप 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे मैक्सिमा की कंडीशन और ये सारे के सारे मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है एवरीवन। चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं। 2n-1 तब लेना है जब n इक्वल टू 1 2 3 4 लिया, ठीक है। हमने 0 से लिया था। अब देखो सिंपल है, दो सोर्सेस इंटरफेरेंस होगा, वही होगा, डेल्टा x की अलग अलग वैल्यू आएगी। जब भी डेल्टा x की वैल्यू आपको n लैम्डा मिलेगी तो आपको मैक्सिमा मिल जाएगा। तो यहां पे देखो डेल्टा x 0 होता है, यहां पे लैम्डा होता है, यहां पे 2 लैम्डा होता है, सो ऑन। मिनिमा कब मिला है, जब ये लैम्डा बाई 2 है, जब ये 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है। ये पैटर्न हो गया, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा का, देखो यहां पे YDSC में जो डेल्टा x होता है, यानी कि जो पाथ डिफरेंस होता है, इसको हम d sin थीटा लिखते हैं। सबको पता है क्या बच्चों ये फॉर्मूला, d sin थीटा यानी कि डेल्टा x। तो d sin थीटा अगर m लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलता है। यहां से एक चीज आप निकाल सकते हैं, y इज द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सेंटर मैक्सिमा से डिस्टेंस होता है y, और y का फॉर्मूला आता है लैम्डा dn डिवाइडेड बाय स्मॉल d। यहीं से एक फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला आता है, सभी को पता होगा, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के केस में ये फॉर्मूला हो जाता है, यहां पे आपको n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रखना है बच्चों। 2n-1 d लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d इज द फॉर्मूला। इसका तो ना एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा 3 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है ना एवरीवन। उसमें आपको डायग्राम बनाना है, उसमें आपको इंटरफेरेंस समझाना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये y का फॉर्मूला है। नहीं, डेरिवेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। कोई बहुत देर से पूछ रहा है, अच्छा पोज मारना है क्या, ठीक है आ जाओ, यस गॉट इट, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। फोटो के लिए पोज मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, एक छोटे से स्लिट में से लाइट को पास करा देते हैं, वो बेंड हो जाता है,
ठीक है। तो बेंड हो गई लाइट, फिर आपको फिर से मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाता है इंटरफेरेंस की वजह से। यहां पे आपको मिनिमा के लिए कंडीशन पता होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डाइफ्रैक्शन पैटर्न में कंडीशन होता है ये d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई डी पे आपको मिनिमा मिलता जाता है, ठीक है। तो पहला मिनिमा किस एंगल पे मिलता है, लैम्डा बाई कैपिटल डी पे, दूसरा मिलेगा 2 लैम्डा बाई कैपिटल डी पे, और ऐसा चलता रहता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए, आई होप यू आर डन। पोलराइजेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता है। अगर लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन सभी डायरेक्शंस में है तो उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, बट उसको एक पोलराइजिंग फिल्टर से अगर आप पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में बच जाता है, दैट इज नोन एज पोलराइज लाइट, है ना। ये पोलराइज हो जाती है लाइट। यहां पे एक मैलस अंकल का लॉ है। मैलस अंकल कहते हैं कि अगर किसी पोलराइजर से आप इसको गुजारेंगे, इस लाइट को, तो जो एंगल है अगर वो थीटा है तो आपको वैल्यू मिलती है आई की, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना। ये फॉर्मूला लिख लो मैलस लॉ का। मैं आपको यहां पे एक चीज समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मान लीजिए आई नॉट है, तो पहली बार यहां से गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है। उसके बाद अगर आपने थीटा एंगल पे एनालाइजर रखा है तो यहां पे आपको इंटेंसिटी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, आई नॉट बाई 2 यहां की इनिशियल इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे या तो आपसे इसका न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, ठीक है एवरीवन। चलिए, अभी इस स्लाइड के बाद मेंटी आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। इस स्लाइड के बाद मेंटी आ जाएगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, जब इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस पे जाती है तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। कौन सी लाइट यहां पे पोलराइज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है जब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन होता है tan थीटा, यानी कि ये जो है थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब लाइट आपकी पोलराइज हो जाती है, ठीक है। चलिए, ये ब्रूस्टर्स लॉ था। चलो, अब मॉडर्न फिजिक्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और खुश मत होना ज्यादा, ये वही पुराने वाले ही क्वेश्चन है। कुछ लोग देख के खुश हो रहे हैं, अरे सर नए मेंटी का क्वेश्चन दिखा रहे हैं सर, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, मॉडर्न फिजिक्स देख लेते हैं। आ जाओ एवरीवन। मॉडर्न फिजिक्स विल नॉट टेक मच टाइम टू रिवाइज, ठीक है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। इस मेंटी से एक चीज समझ जाना, आप कुछ बेसिक मिस्टेक आप करते हैं जैसे कि प्लस और माइनस में, और ये हर बच्चा करता है, थोड़ा आपको उसको में केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर से मेंटी होगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स का रिवीजन करेंगे, और फिर से एक और मेंटी करेंगे, और फिर सभा विसर्जित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हैं फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, आप एक इंसिडेंट लाइट डाल देते हैं एक प्लेट पे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है ना, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट या फिर h न्यू माइनस 5, ठीक है। तो ये कहलाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है, माइनस वर्क फंक्शन। तो हमेशा एनर्जी ऑफ फोटोन को ज्यादा होना पड़ता है वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता है, नॉट अ बिग डील। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या होता है, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर वेव की तरह बिहेव कर सकता है और उसका लैम्डा जो होगा, जब वो वेव नेचर आएगा उसमें, तो उसका जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी h ओवर p। इसको हम डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। बच्चों p का एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू वी भी लिख लेते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर 2mev। राइट एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पार्ट 2 छोटा भी होता है और खोटा भी होता है, मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है बहुत ज्यादा, है ना। सब कुछ क्लियर है यहां से। ये डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में भी ये फॉर्मूला होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, ठीक है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मेट में क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। लिखो, स्क्रीनशॉट लो। चलो
पोज मारते हैं, आ जाओ, है ना, ले लो स्क्रीनशॉट। कमन 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 एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? डन है क्या? हाँ जी, चलिए बहुत अच्छे, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, आपने शायद देखा होगा, ये बुक में है ना। तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है से चीज, अच्छा अगली बार चीज बोलूंगा, ठीक है। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट एक प्रूफ है कि मैटर भी जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराते हैं निकल टारगेट पे। निकल क्रिस्टल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो कंपेरेबल होता है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये जो आपने यहां से वेवलेंथ दी है, यहां पे एनर्जी आपको 54.44 देते हैं आप, तो मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलता है। तो इसका जो वेवलेंथ है और निकल टारगेट का जो एटॉमिक सेपरेशन है वो कंपेरेबल होते हैं। जब भी कंपेरेबल होगा आपको वेव नेचर दिखने को मिलता है। यहां से फिर ये जब इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होके जाती है तो एक डिटेक्टर लगा के हम करंट को मेजर करते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई आपको प्रूफ हो जाता है कि ये वेव नेचर दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसका एक छोटा सा ग्राफ भी है, बुक में एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सभी को पता है, एक गोल्ड फॉइल है ना, अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया है, कुछ तो ऐसे डेविएट हो जाते हैं, राइट, और कुछ वापस आ जाते हैं। AK-47 वाला गन नहीं था वो वो इलेक्ट्रॉन गन था, ठीक है। हाँ, उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आप, उससे किसी की हत्या भी नहीं की जा सकती है। फिलहाल तो दिमाग इसमें लगाओ कि डेमोक्रेसी का क्या करना है अभी, है ना, बहुत फॉर्म में चल रहा है डेमोक्रेसी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम सभी को पता है क्या, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज अलग अलग होते हैं, ठीक है। हैप्पी वाला बर्थडे फिर से आ चुका है। अच्छा, बामर सीरीज में जो फाइनल ऑर्बिट होता है वो होता है n=2। लाइमन सीरीज में फाइनल ऑर्बिट होता है n=1। पार्शियल सीरीज में n=, ये कौन सा है आपका देख लीजिए एक बार, n=3, ठीक है। ऐसी ब्रैकेट होता है, फंड होता है, ठीक है। फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कहीं का भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि इनफाइनाइट से 1 में हो रहा है ट्रांजिशन, तो यहां पे आप इनफाइनाइट रखेंगे, यहां पे आप 1 रखेंगे, बहुत सिंपल है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, अप्रॉक्सिमेटली 10⁻⁷ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से आ सकता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का। R0 into a⁻1/3, a इज द एटॉमिक नंबर और R0 की वैल्यू है 1.2 10⁻⁻15, ठीक। मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc² होता है। रेडियो एक्टिविटी में आपको ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि n = n0 e⁻⁻λt। लैम्डा क्या है बच्चों, यहाँ पे डेके कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्डा इज द डेके कांस्टेंट, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एनी टाइम t, और n0 है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। t½ की वैल्यू यहां से कितनी आती है, t½ की वैल्यू आती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और अगर आप t एवरेज चाहते हैं तो ये 1/λ हो जाता है, ठीक है। t एवरेज इज 1/λ, t½ इज 0.693/λ, राइट एवरीवन। ये सब फॉर्मूले सिंपल है, याद करते जाइए। सेमीकंडक्टर्स में देखते हैं हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैंड गैप। बैंड गैप जो है वो इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, कंडक्शन नहीं हो पाता। अगर आप सेमीकंडक्टर लेंगे तो बैंड गैप थोड़ा कम होता है, और अगर आप कंडक्टर लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 होता है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ओवरलैप हो जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि कोई भी डोपेंट आपने ऐड नहीं किया है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें आप डोपिंग करते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग है, एक बार आप देख लीजिए। तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप। यहां पे एक बैरियर पोटेंशियल होता है जो मैंने आपको समझाया था, है ना। सो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। अगर आपने बायसिंग करी है यानी कि एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, ये बैरियर पोटेंशियल का प्लस माइनस है। अगर आपने एक्सटर्नल बैटरी इसके ऑपोजिट लगा दिया, है ना, प्लस इधर और इधर माइनस कर दिया, तो उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड जो है वो कंडक्ट करता है ना, इट विल कंडक्ट सम करंट। और आइडियल फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा तो आप रेजिस्टेंस 0 भी ले लेते हैं।
रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ये प्लस माइनस है और ये भी प्लस माइनस है, ये बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करता है एंड देयर विल बी नो कंडक्शन, ठीक है, नो कंडक्शन हो जाता है यहां पे। एक आइडियल फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस विल बी टेंडिंग टू जीरो और एक आइडियल रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है एवरीवन। यहां पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, वहां पे जीरो हो जाता है। क्लियर हो रहा है? यो लिखो एक बार चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है क्या? मेंटी करेंगे अभी, डोंट वरी, है ना, अभी करेंगे मेंटी। चलिए, NI को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला ग्राफ बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग का है और ये वाला रिवर्स बायसिंग का है। मैं आपको एक बार जल्दी से समझा देता हूं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, आप जब वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हो अपनी बैटरी का, तो इनिशियली करंट जीरो रहता है, क्योंकि आपका वोल्टेज हो सकता है बैरियर पोटेंशियल से कम हो, तो बैरियर पोटेंशियल ने कंडक्शन रोका हुआ है ना। आप अपना पोटेंशियल जब बैरियर पोटेंशियल के इक्वल कर देते हैं या उससे ज्यादा कर देते हैं, तभी फिर आपको कंडक्शन मिलता है। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को नी पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नी की तरह का ग्राफ आता है यहाँ पे, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कौन सा है, बेसिकली बैरियर पोटेंशियल है। आपको अगर कंडक्शन चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग में, तो पोटेंशियल जो एक्सटर्नल लगाया है वो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, नी वोल्टेज भी कहते हैं। रिवर्स में आ जाते हैं एक बार। रिवर्स में तो देखो, आपकी बैटरी भी बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करती है, यानी कि करंट तो जीरो ही होना है, बट अगर बहुत ज्यादा इस वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो अचानक से करंट में स्टीप राइज देखने को मिलता है। ये ऐसा होता है क्योंकि यहां पे ब्रेकडाउन हो जाता है ना, इसमें हो जाता है आपका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल आप इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि सम माइनर चार्ज कैरियर्स, वो कोवेलेंट बॉन्ड टूट के बाहर आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज एनर्जी इज टू हाई, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेकडाउन कहते हैं इसको, और वहां पे फिर से आपको कंडक्शन देखने को मिलता है। इधर ऐसा कुछ ब्रेकडाउन जैसा नहीं हो रहा था, है ना, यहां तो सिर्फ आपको फाइट मारनी थी बैरियर पोटेंशियल के साथ, यहां तो आप बल्कि बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहे थे, तो कंडक्शन का कोई चांस ही नहीं था। बट एक पॉइंट पे जाके इतना ज्यादा आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से बाहर आ गए, उनके फ्लो होने की वजह से अब आपको कंडक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन है। जेनर डायोड जो होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही काम करता है, वो ब्रेकडाउन के कंसेप्ट पे ही काम करता है, ठीक है। चलिए, ये दोनों ग्राफ जो थे आपके, ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो और इसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, सेमीकंडक्टर्स में से ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स हट चुका है, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो भी आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सब इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, है ना। 7 नंबर के क्वेश्चन आने इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज यहां पे, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जेनर डायोड क्या होता है, एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है दैट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। इट वर्क्स एज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इन इट्स फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल काम करता है, रिवर्स बायसिंग में ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करके देता है, ठीक है। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ाना है क्या या फिर आता है आपको? मैंने पहले भी पढ़ाया वैसे वोल्टेज रेगुलेटर बाय जेनर, एक बार जल्दी से मैं आपको समझा ही देता हूं, चलो ठीक है, वरना कुछ रह जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। सो यहाँ पे एक रेजिस्टर होता है, यहाँ पे आप लगा देते हैं ये वाला अपना जेनर डायोड, ठीक है, ये आपका जेनर डायोड होता है, और यहां से आप लेते हैं लोड रेजिस्टेंस, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए यहां पे अगर अचानक से ज्यादा वोल्टेज आता है, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन में अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज अचानक से आ गया, तो क्या होता है, ये जेनर जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, यहां से बहुत सारा करंट फ्लो होता है। ये बहुत सारा करंट फ्लो होने से इस रेजिस्टर में ढेर सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि V = IR फॉर्मूला है ना। तो यहां पे बहुत सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिससे आपका लोड रेजिस्टेंस सेफ रहता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आप यहीं पे करा लेते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टर पे। तो ये काम है इसका जेनर का यहां पे, ठीक है।